देखो बच्चों, आज मैं दूसरा वीडियो जो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर कंटिन्यू किया था उसको कंटिन्यू करते हुए दूसरा वीडियो बना रहा हूँ मैं उसी चैप्टर का, जो कि 8th क्लास के सिविक्स चैप्टर फर्स्ट है, उस पे जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था उसका इंट्रोडक्शन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है किसी भी मुल्क के लिए। इसी तरह मैं उसको कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में आपको उसके की फीचर्स के बारे में बता रहा हूँ। तो ये की फीचर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो चल रही थी 20th सेंचुरी में, ये बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश से आज़ादी चाहते थे हम लोग, तो ये मूवमेंट डिकेड्स तक चलती रही। एक डिकेड 10 साल होता है, डिकेड्स तक चलती रही। जो हमारे जो लीडर्स थे उस वक्त, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने एक एक्सपीरियंस किया कि उनको एक्सपीरियंस था एक रूल का। कॉलोनियल जो स्टेट थी जिसमें ब्रिटिश ने बाकी अलग अलग जो कंट्रीज़ थे वहाँ से लोग जो आए थे ट्रेड करने के लिए, उन्होंने हुकूमत की थी। उस पर उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जो हमारे जो लीडर्स थे उस टाइम, उनका एक्सपीरियंस अच्छा हुआ। उन्होंने सोचा कि हम अगर ये जब आज़ाद होता है इंडिया, तो हम इसको क्या बनाएंगे, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे। ठीक है, जिसमें हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट किया जाए। ठीक है, और हर एक इंसान की पार्टिसिपेशन हो गवर्नमेंट में, हर एक इंसान पार्टिसिपेट करे गवर्नमेंट बनाने में। ठीक है, या खुद भी कोई भी इंसान इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, ये उन्होंने अच्छी तरह सोचा कि उनको एक्सपीरियंस था कॉलोनियल रूल का, कि ब्रिटिश रूल कैसे यहाँ पे चला था, वो उसमें क्या कमियाँ थी। इस वजह से उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसी कंट्री बनाएंगे जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो, जिसमें डेमोक्रेसी हो। ठीक है, ये की फीचर्स। अब हम नीचे पढ़ते हैं इसके बारे में। जैसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का, ये इसको बनाने का काम किसके सुपुर्द किया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हेड थे, ठीक है, ये बना रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। इनको कम से कम 3 साल लगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। इन्होंने बहुत से अलग अलग, इनके सामने बहुत सी अलग अलग मतलब मुश्किलात भी आई, क्योंकि ये एक ऐसी कंट्री थी जिसमें डिफरेंट लैंग्वेज स्पोक की जाती थी, डिफरेंट लैंग्वेज, बहुत से लैंग्वेज बोली जाती थी, या डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते थे। तो उसी वक्त ऐसा भी हुआ कि पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ। ठीक है, पाकिस्तान अलग कंट्री बन गया। मतलब इतने सारी इसमें कठिनाइयाँ, इसमें इतने मुश्किलात आई कि इस बनाने में कॉन्स्टिट्यूशन। तब भी इन्होंने अच्छी तरह इसको ड्राफ्ट किया। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड जो थे, उनका नाम था BR अम्बेडकर, जो कि पहले कानून मंत्री थे। हिंदुस्तान के पहले कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर ही थे। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली उनके हेड थे। वो उन्होंने जो ड्राफ्ट किया, जो भी बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, उनके हेड थे ये। इस कमेटी में बहुत सारे मेंबर थे। अब इसके क्या फीचर्स हैं, देखो। पहला फीचर्स जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। जैसे लिखा है यहाँ पर, फेडरलिज्म क्या होता है। देखो, जिस वक्त 529 प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया की। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स थी। अब उनका क्या था, इट रेफर्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। फेडरलिज्म का मतलब था एक ही लेवल की गवर्नमेंट नहीं हो, अलग अलग, जैसे स्टेट्स की अपनी पावर्स हो। ठीक है, स्टेट्स दूसरे लेवल की गवर्नमेंट आती है, अपने पावर्स हो, या थर्ड टायर जो गवर्नमेंट, जिसको पंचायती राज कहते थे। या रिसेंटली पंचायत इलेक्शन हमारे जम्मू कश्मीर में भी हुए, उनको भी पावर्स दिए गए, ताकि ग्रास रूट लेवल पे वो कुछ जो मसाइल हैं उनको हल कर सके। ठीक है, इसको हम फेडरलिज्म कहते थे। फेडरलिज्म का मतलब है जो स्टेट्स के अलग अलग पावर्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह पंचायत के अलग अलग पावर्स होते हैं, इसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। फेडरलिज्म, ठीक है, फेडरलिज्म हुकूमत यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें, हम दूसरे, इसके बाद आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे आप देख पा रहे हो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जहां लोग अपना वोट देकर अपने नुमाइंदे को चुन सके, ठीक है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सके किसी भी पार्लियामेंट में। जैसे आपको पता है यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल बाद कंट्री में इलेक्शन होते हैं जहाँ पार्लियामेंट्री मेंबर चुने जाते हैं। वो हर एक इंसान को हक होता है वोट डालने का, वो वोट डालता है। उसके बाद पार्लियामेंट मेंबरान हैं उनको चुना जाता है, वो पार्लियामेंट में जाते हैं, वहाँ पे लीडर चुने जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनता है। इसी तरह हर एक, इसको कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि आम लोग इलेक्शन में हिस्सा लेके वोटिंग करके अपने पार्लियामेंट मेंबरान को चुनते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, ये की फीचर्स हैं। उसके बाद आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 3 ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के। क्या होता है? 3 ऑर्गन, ठीक है, 3 हिस्से होते हैं गवर्नमेंट के। पहला होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेटर किसको कहते हैं? लेजिस्लेटर कहते हैं जो भी इलेक्ट होके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, जैसे एमपीज इलेक्ट होके आते हैं, जीत के आते हैं, लोगों के वोटों से वो जीत के आते हैं, उसको कहते हैं लेजिस्लेटर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव होता है एक छोटा सा ग्रुप लोगों का जो रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए? लॉ कानून बनाने के लिए और इसको रन करने के लिए, ठीक है। एक ऐसा ग्रुप जो कि कानून बनाने के लिए जो कानून बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जुडिशरी क्या होता है? जुडिशरी क्या होता है, जैसे आपने पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, जुडिशरी होता है कोर्ट वगैरह, कोर्ट सिस्टम, हमारे कंट्री के कोर्ट सिस्टम, उसको जुडिशरी बोलते हैं, ठीक है। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स है, अलग अलग पावर्स दिए हैं हमारी कंट्री में, अलग अलग पावर्स दिए हैं। 3 ऑर्गन हैं, आपको याद रखना, ये एक लेजिस्लेचर है, दूसरा एग्जीक्यूटिव है, तीसरा है जुडिशरी, ठीक है। अब हम तीसरा देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फंडामेंटल राइट्स। चौथा फीचर्स है वो क्या है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? हकूक, ठीक है, किसी भी हर एक इंसान का हक होता है। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स ऑफन रिपोर्टेड कॉन्शियसनेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉलोनियल रूल हैज क्रिएटेड ए सर्टेन सस्पेशन। जैसे पहले कॉलोनियल रूल था, उसमें से एक कुछ शक व शुबात पैदा हुए थे कि ये रूल अगर हम स्टेट में लागू करते हैं कॉलोनियल रूल, इसकी वजह से क्या होगा कि जिसके हाथ में पावर आता है उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए राइट्स, अलग अलग राइट्स रिटन किए गए, लिखे गए, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ताकि हर एक सिटीजन को प्रोटेक्ट किया जाए। प्रोटेक्ट किससे किया जाए? ताकि कोई आर्बिट्रेरी या एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट, ताकि एक स्टेट एब्सोल्यूट पावर का इस्तेमाल करे, गलत किसी पे अपना पावर का इस्तेमाल ना करे, उसलिए एक फंडामेंटल राइट्स जो बनाए गए हैं। जैसे पहला, जैसे आपके बुक पे दिया हुआ है राइट टू इक्वलिटी, पहला आप देख सकते हो राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी का मतलब है हर एक इंसान को इक्वल होता है कानून के सामने, ठीक है, बिफोर लॉ, कानून के सामने हर एक इंसान इक्वल होता है। ऐसा नहीं है कि अमीर इंसान के अलग कानून होता है या गरीब इंसान का अलग कानून होता है, नहीं, हर एक इंसान का एक ही कानून, हर एक इंसान के लिए एक ही कानून, बराबर कानून बना है, कानून सबके लिए बराबर होता है। ऑल प्रोसेस हर एक इंसान प्रोटेक्ट किया गया है लॉ के ज़रिए, ठीक है, जो भी कंट्री में लॉ है उसके ज़रिए हर एक इंसान को प्रोटेक्शन दी गई है ताकि कोई उस पर अपना जुल्म ना करे, गलत ना करे किसी के साथ, ठीक है। हर एक इंसान का अपनी इक्वलिटी होती है, राइट टू इक्वलिटी होती है। जैसे आप दूसरा है राइट टू फ्रीडम, ठीक है। राइट टू फ्रीडम का मतलब क्या है? आपको हक है बोलने का, ठीक है, आपको हक है अपना एक्सप्रेशन देने का, जो आपको लगता है, सोचते हो, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, बोल सकते हो। राइट टू मूव फ्रीली या राइट टू मूव फ्रीली, आप कहीं भी जा सकते हो,
किसी भी जगह जा सकते हो, मूव कर सकते हो, या कहीं भी रिजाइड कर सकते हो, ठीक है, कंट्री में, या कोई भी प्रैक्टिस, किसी भी प्रोफेशन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी प्रोफेशन ले सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी बिजनेस आप ले सकते हो, उसको बोलते हैं राइट टू, ये एक राइट है हमारे कानून में, राइट टू फ्रीडम। तीसरा है आपको जैसे बुक पे दिया हुआ है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है, मतलब कोई इंसान किसी के हाथों एक्सप्लॉइट ना हो, मतलब कोई उसका गलत फ़ायदा ना उठाए। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है। जैसे मतलब छोटे छोटे बच्चों को हम क्या करते हैं, लेबर फोर्स में इस्तेमाल करते हैं, या कहीं काम में इस्तेमाल करते हैं, या आपने देखा हो कोई ब्रिक किलिंग में इस्तेमाल करते छोटे छोटे बच्चों को फोर्सिबली, उसको प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, जैसे 14 साल से कम उम्र के बच्चों को उसमें प्रोटेक्ट किया गया। अगर 14 साल के बच्चों को कम उम्र के किसी भी को ट्रैफिकिंग या किसी लेबर फोर्स में इस्तेमाल किया जाता है, उसको प्रोटेक्शन दी गई है, ठीक है। जैसे चौथा है यहाँ पे शो किया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हर एक इंसान को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की फ्रीडम है, ठीक है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, उसको अपने अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करने की आज़ादी है, ठीक है। रिलीजन फ्रीडम इज टू ऑल सिटीजन, एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। अपनी मर्जी का रिलीजन, जो भी रिलीजन वो प्रैक्टिस कर सकता है, करना चाहता है, उसको फ्रीडम है। पांचवा यहाँ पर दिया है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। जैसे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ऑल माइनॉरिटीज़, जो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स दिया गया है, जो भी माइनॉरिटीज़ या रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो अपने अलग इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, अपने अलग इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं अगर कोई माइनॉरिटी में हो, ठीक है। उसको अपने हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर दिया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जैसे दिस अलाउज सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव that any of their fundamental rights have been violated by the state. Right to constitutional remedies. Constitutional remedies का मतलब है कानून में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि आपके खिलाफ अगर आपको लगता है कहीं पे भी आपके साथ कोई जुल्म होता है, कुछ होता है, तो आप उसको आपके फंडामेंटल राइट के साथ वायलेशन हो रही है स्टेट के द्वारा, तो स्टेट आपके फंडामेंटल राइट के साथ वायलेट करता है आपकी फंडामेंटल राइट को, तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, आप कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। ये है। इसके बाद पांचवा आता है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब है एक सेक्युलर स्टेट वो स्टेट होती है जिसको ऑफिशियली प्रमोट नहीं किया जाता है किसी एक खास रिलीजन के लिए, ठीक है। किसी एक रिलीजन के लिए उसको ऑफिशियली प्रमोट नहीं किया जा सकता है, उसको हम सेक्युलर, यहाँ हर एक रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। एक ही खासकर ऑफिशियली जो गवर्नमेंट है उसको प्रमोट नहीं कर सकती किसी एक रिलीजन को, उसको सेक्युलरिज्म बोलते हैं। ये आपके सामने आज मैं लेके आया था की फीचर्स। अब अगले चैप्टर में इसको हम कंटिन्यू करेंगे, जो भी आगे होगा आगे चैप्टर में, ठीक है। ये आज क्लोज होता है यहाँ तक ही था सर, थैंक यू।